पृथ्वी और हमारा जीवन, कक्षा 6, पाठ 5, मानचित्रण। इसके हम प्रश्न उत्तर करेंगे। मैं वर्षा त्यागी। शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला प्रश्न है, मानचित्र क्या है? मानचित्र के दो प्रयोग लिखिए। इसका उत्तर इस प्रकार है, पृथ्वी या उसके किसी भाग का चपटी सतह यानी कि कागज पर पैमाने की मदद से खींचा गया चित्र मानचित्र कहलाता है। मानचित्र के दो प्रमुख उपयोग निम्नलिखित हैं। पहला, रास्ता और दूरी ढूंढना। दूसरा, भूगोलिक और राजनीतिक जानकारी मिलना। रास्ता और दूरी ढूंढना, इसके जरिए हम एक जगह से दूसरी जगह जाने का सही रास्ता और उसके बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। भूगोलिक और राजनीतिक जानकारी मिलना, इसके उपयोग से हम दुनिया के विभिन्न देशों, राज्यों, शहरों, पहाड़ों और नदियों की सही स्थिति आसानी से जान सकते हैं। सोचो, अगर तुम एक हवाई जहाज में बैठकर आसमान से अपने स्कूल और आसपास के रास्तों को देख रहे हो और फिर जो कुछ दिख रहा है उसे पैमाने की मदद से एक छोटे से कागज पर बना दो, तो वह तुम्हारे स्कूल का मानचित्र बन जाएगा। बस इसमें हमें स्केल का यूज़ करना आना चाहिए, यानी कि पैमाने का इस्तेमाल करना आना चाहिए, तभी एक अच्छा सा मानचित्र तुम बना सकते हो। प्रश्न 2 है, मानचित्र में उत्तर दिशा किस ओर प्रदर्शित की जाती है? इसका उत्तर है, मानचित्र में उत्तर दिशा हमेशा ऊपर की ओर प्रदर्शित की जाती है। इस चित्र में भी आप देख सकते हैं कि उत्तर दिशा ऊपर की ओर और दक्षिण दिशा नीचे की ओर प्रदर्शित की गई है। इसलिए मानचित्र में हमेशा उत्तर दिशा ऊपर की ओर और दक्षिण नीचे की तरफ प्रदर्शित की जाती है। इतना तो आपको पता चल ही गया है। प्रश्न 3 है, रूढ़ प्रतीकों का मानचित्रण में क्या महत्व है? इसका उत्तर है, मानचित्र में रूढ़ प्रतीकों का महत्व इस प्रकार है। मानचित्रों का आकार सीमित होता है। इस सीमित स्थान पर वास्तविक आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों और कुओं को उनके वास्तविक आकार में दिखाना असंभव होता है। इसलिए इन्हें दर्शाने के लिए निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग किया जाता है, जिन्हें रूढ़ प्रतीक कहते हैं। अब रूढ़ प्रतीकों के महत्व को समझते हैं। पहला, सीमित स्थान में अधिक जानकारी। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय एकरूपता। तीसरा, भाषा की बाधा को दूर करना। चौथा, मानचित्र को सरल और सुवाच्य बनाना। थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सीमित स्थान में अधिक जानकारी मतलब ये प्रतीक मानचित्र पर बहुत कम स्थान घेरते हैं। इससे छोटे से मानचित्र पर भी बहुत सारी महत्वपूर्ण भौगोलिक और मानव निर्मित संपत्तियों की जानकारी आसानी से प्रदर्शित की जा सकती है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय एकरूपता। इसमें इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। इसका मतलब है कि पूरी दुनिया में एक ही तरह के प्रतीक इस्तेमाल होते हैं। भाषा की बाधा को दूर करना। यदि आप किसी क्षेत्र की स्थानीय भाषा नहीं जानते हैं और किसी से रास्ता नहीं पूछ सकते, तब भी आप इन प्रतीकों की मदद से मानचित्र को आसानी से पढ़ और समझ सकते हैं। लास्ट है, मानचित्र को सरल और सुवाच्य बनाना। इसमें प्रतीकों के प्रयोग से मानचित्र को पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। इससे मानचित्रों का अध्ययन करना और उन्हें समझना बेहद सरल हो जाता है। प्रश्न 4 है, सूर्य के माध्यम से चारों दिशाओं को बताएं तथा अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखिए। तो इसका उत्तर है, सूर्य के माध्यम से दिशाएं। सुबह के समय उगते हुए सूर्य के सामने मुंह करके खड़े होने पर हम चारों दिशाओं को आसानी से जान सकते हैं। जैसे पूर्व दिशा हमारे ठीक सामने की ओर होती है, पश्चिम दिशा हमारे ठीक पीछे की ओर होती है, उत्तर दिशा हमारे बाएं हाथ की ओर होती है, दक्षिण दिशा हमारे दाएं यानी सीधे हाथ की ओर होती है।
प्रश्न 5 है, मानचित्र तथा रूपरेखा में क्या अंतर है? तो इसका उत्तर है मानचित्र और रूपरेखा चित्र, जिसे रेखा चित्र भी कहते हैं। मानचित्र और रूपरेखा चित्र में मुख्य अंतर पैमाने का होता है। मानचित्र और रेखा चित्र में मुख्य अंतर, तो जानते हैं इन दोनों में क्या अंतर है। मानचित्र यह पैमाने पर आधारित होता है। पैमाना तो आप जानते ही हैं, जो आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में है, पेन पेंसिल के साथ स्केल। इसे बनाने के लिए पूरी पृथ्वी या उसके एक भाग को पैमाने के माध्यम से छोटा करके कागज पर खींचा जाता है। इसमें हर दूरी बिल्कुल सटीक और मापकर बनाई जाती है। अब जानते हैं रूपरेखा चित्र, जिसे रेखा चित्र भी कहते हैं। यह पैमाने पर आधारित नहीं होता है। यह केवल याददाश्त और स्थानीय परीक्षण पर आधारित एक कच्चा आरेख होता है। इसे बिना पैमाने के केवल मुख्य स्थानों को दिखाने के लिए जल्दी में खींचा जाता है। यदि आप किसी देश का आधिकारिक नक्शा देखें और जिसमें लिखा हो कि 1 सेंटीमीटर 100 किलोमीटर के बराबर है, तो वह मानचित्र होता है। वहीं पर ही यदि आपका दोस्त यानी कि मित्र आपको रास्ता समझाए कि मुझे तेरे घर आना है, तो वो रास्ता समझाता है कि आपको दाएं मुड़ जाना है, फिर बाएं मुड़ जाना है, वहाँ मंदिर आएगा, वहाँ दुकान आएगी, उसके बाद मेरा घर है। तो वह कागज़ पे लाइन खींच के समझाता है, तो वो एक रूपरेखा चित्र है, क्योंकि उसमें पैमाने का उपयोग नहीं किया गया है। मानचित्र के गुण, अब इसमें देख सकते हैं कि पैमाने के अनुसार बना होता है, वास्तविक दूरी दी हुई होती है, विस्तृत और सटीक भौगोलिक जानकारी होती है। रूपरेखा चित्र के गुण बिना पैमाने के होता है, बस खाली याददाश्त के लिए कच्चा बनाया जाता है, बस एक अंदाजा होता है। आशा है कि आपको मानचित्र और रूपरेखा चित्र में अंतर समझ आ गया होगा। अब करते हैं प्रश्न 6, मानचित्र में पैमाना क्या है? आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। अगर समझ में आता है तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसका आंसर है, मानचित्र में पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। क्योंकि हमारी पृथ्वी बहुत बड़ी है, इसलिए उसके वास्तविक आकार को एक छोटे से कागज पर दिखाना नामुमकिन है। इसके लिए हम दूरी को एक निश्चित अनुपात में छोटा करते हैं, जिसे पैमाना कहते हैं। उदाहरण, मान लीजिए आपके स्कूल और आपके घर के बीच की वास्तविक दूरी 10 किलोमीटर है। यदि आप इस 10 किलोमीटर की दूरी को मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की रेखा खींचकर दिखाते हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर जमीन के 5 किलोमीटर के बराबर है। इस प्रकार आपका पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। प्रश्न 7, सुदूर संवेदन किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, सामान्यतः किसी दूर स्थित स्थान, वस्तु, घटना अथवा धरातल के बारे में बिना वहां गए सूचना अथवा जानकारी प्राप्त करना सुदूर संवेदन कहलाता है। अब करेंगे सही गलत। ग्लोब पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है, तो इसका आंसर क्या होगा? राइट। सड़कें, रेल, कस्बों आदि के सही स्वरूप को मानचित्र द्वारा दर्शाया जा सकता है, तो इसका उत्तर भी सही होगा। द्विसूचक यंत्र की चुंबकीय सुई सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है, तो इसका आंसर भी सही है। मानचित्र का नीचे का सिरा उत्तर दिशा में होता है नहीं, जबकि वो दक्षिण दिशा में होता है। अब करेंगे मिलान। पर्वत और पठार भौतिक मानचित्र द्वारा दर्शाया जाता है। राज्यों की सीमाएं राजनीतिक मानचित्र द्वारा। वर्षा का वितरण थीमेटिक मानचित्र द्वारा। भूमि उपयोग के क्षेत्र भू राजस्व मानचित्र के द्वारा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं फिर नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।